हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैंने टेंस का पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। उसमें अपने बेसिक समझा था कि टेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर वापस उनके सब टाइप्स कितने हैं, उन सब टाइप्स में होता क्या है, ये सब चीज़ें अपन ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ ली थी। तो आज अपन इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। जब मैंने कहा भी था कि अपन टेंस में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पहली चीज़ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ पढ़ेंगे उसका यूज। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज इस सेकंड पार्ट को। और हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, एक तो वर्ब, अगर आपने वर्ब और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो हो सकता है आपको इस वीडियो को थोड़ा समझने में दिक्कत आए। अगर मेरी आपसे यही निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को ढंग से समझना चाहते हैं तो पहले इन दोनों को देख लीजिए थोड़ा। जैसे अभी अगर आप इसको नहीं समझोगे तो पूरा का पूरा टेंस किस पे बेस्ड है, वर्ब पे बेस्ड है। ठीक है, अब जैसे कि बी की फॉर्म क्या होती है, डू की फॉर्म क्या है, हैव की फॉर्म क्या है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। अगर हेल्पिंग वर्ब्स का अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर इनके फॉर्म्स याद नहीं है तो आपको मुश्किल हो सकती है टेंस को समझने में। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्योंकि आपको बिल्कुल ही वापस आपको दिक्कत नहीं हो और आसानी से टेंस समझ में आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, इज है, एम है और आर है। ठीक है, इसी तरह डू की डू होती है, डिड होती है, डन होती है, डूइंग होती है और डज होती है। तो ये पहली बात तो कहाँ दिक्कत आएगी, एक तो डू और डज कि कहाँ डू का प्रयोग करें और कहाँ डज का प्रयोग करें, ये वाली चीज। ठीक है, और हैव और हैज, अगर इनमें कंफ्यूजन है तो फिलहाल मैं आपको बस इतना शॉर्ट में इतना बता सकता हूं कि डू क्या है, बेस फॉर्म है, जो मैंने पहले पूरे वीडियो में पूरा अच्छी तरह से डिफाइन कर रखा है मैंने। डू बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है प्लूरल, और प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ा जाता है, तो अपन ने इसमें क्या जोड़ दिया, ई एस। तो जब भी अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो अपन यूज करेंगे डज, और सब्जेक्ट अगर अपना प्लूरल हुआ तो यूज करेंगे अपन डू। ठीक है, इसी तरह सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो बेस फॉर्म हैव यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में इतना ही बता सकता हूँ। अगर पूरा वीडियो अगर इसको जानना है तो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो पे स्विच करें तो आई थिंक बेटर रहेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं अपन। देखिए, पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी कि टेंस तीन प्रकार के टेंस थे, उनमें कौन कौन से सब पार्ट थे वो देख लिए थे। ठीक है, तो अब देखो तीन प्रकार है कौन कौन से, तो देखो टेंस कितने प्रकार के, वैसे दो प्रकार के। वैसे कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला कौन सा, डिपेंडेंट, और दूसरे प्रकार का नाम क्या है, इंडिपेंडेंट। अब देखिए ये क्या प्रकार हुआ, एक पहला क्या है अपना डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब जो किसी पे निर्भर है, और इंडिपेंडेंट जो किसी पे भी निर्भर नहीं है। अब देखिए ये पार्ट क्यों बांटे अपन ने, क्योंकि जो मॉडर्न ऑथर हैं वो फ्यूचर को टेंस नहीं मानते हैं। ठीक है, अब उसका भी कारण है, कैसे, तो डिपेंडेंट में जो टेंस आता है वो क्या है, फ्यूचर। डिपेंडेंट में कौन से टेंस को लिखा जाता है, फ्यूचर टेंस को, और इसमें प्रेजेंट और पास्ट, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट। मतलब अब इनको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में बांटने का मतलब क्या हुआ, देखिए फ्यूचर क्या है, आने वाला टाइम, और आने वाला टाइम किसने देखा है, किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या होगा। जैसे एग्जाम सर पे है, अपन क्या करेंगे, टाइम टेबल बना लेंगे, इस हिसाब से पढ़ना है, इस हिसाब से उठना है, इस हिसाब से। करते कितने दिन है, हाँ 100 में से कोई 5-10 की बात अलग है, बाकी फिर वो टाइम टेबल ही रह जाता है, पढ़ते नहीं है अपन उस हिसाब से। इसी तरह मान लो कोई भी प्लानिंग आपने कर ली, प्लानिंग तो कर ली आपने, लेकिन क्या फिक्स है कि वो कार्य हो जाएगा। तो फ्यूचर किस पे डिपेंडेंट है, आने वाले समय पे डिपेंडेंट है। इसकी आप प्लानिंग तो कर सकते हो, लेकिन ये काम होगा या नहीं होगा ये आने वाला समय बताता है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। ठीक है, और ये वाली
प्रेजेंट जो अभी चल रहा है वर्तमान में, पास्ट जो बीत गया, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो प्रकार के टेंस, ये बात समझ में आई होगी आपको। फ्यूचर को डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, ये बात भी समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद अपन स्विच करते हैं पहला पार्ट, कौन सा, सबसे पहले किसको लिखा जाता है, प्रेजेंट को। चलो सबसे पहला प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसको शॉर्ट एंड स्वीट ये समझ लो कि जो भी वर्तमान समय में जो भी काम हो रहे हैं या होते हैं, या अभी अभी जो काम खत्म हुआ है, या जो पास्ट से शुरू होकर अभी तक चल रहा है, उन कार्यों को कौन से टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब मैंने कहा था अपन टेंस पढ़ेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजीली समझा रहा हूं मैं, फालतू की कुछ नहीं है, बिल्कुल जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही चीज समझा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में कौन से वाक्यों को लिखा जाएगा, एक दो जो रेगुलर रूटीन में रोज होते हैं। ठीक है, अब इसका यूज पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अपन क्या क्या यूज है इसके। ठीक है, और दूसरा जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तीसरा जो अभी अभी कार्य खत्म हुआ है उसको भी कौन से टेंस में लिखते हैं, उसको लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और जो पास्ट से शुरू होकर अभी तक कंटिन्यू चल रहा है उसको कौन से टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टेंस, तो वर्तमान के जो भी कार्य हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत लिखे जाएंगे। अब सब पार्ट कितने बताए थे मैंने, सब पार्ट बताए थे 4। तो इसका पहला सब पार्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, या इसको इंडेफिनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट, अब जैसा मैं कहता चलूँ वैसे करते चलो आप, टेंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। टेंस में दो ही चीज़ें अपने को पढ़नी है, पहली कोई भी टेंस हो उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए अपने को, दूसरी उसका यूज कहाँ करें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो आपको याद करनी है, बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो किससे आएंगे, इसके यूजेस से आएंगे, कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, तो अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार के, ये मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है, उसको अगर आप देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 4 मान लिया क्योंकि इंट्रो नेगेटिव पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो वाक्य कितने प्रकार के, अफर्मेटिव या पॉजिटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इंटरोनेगेटिव मतलब जो प्रश्नवाचक होते हैं उन्हीं में नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर प्रत्येक टेंस के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक टेंस के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अब स्ट्रक्चर काम क्या करता है, स्ट्रक्चर आपको बता देगा कि आप अगर इस टेंस की बात को इस वाक्य में बोलना चाहते हो तो आप पहले ये वाली चीज लाओ, जैसे पहले सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या होता है, परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, पहले सब्जेक्ट को लाओगे, उसके बाद वर्ब को लाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाओ। अब वर्ब को भी लेके आओगे तो वर्ब की भी कौन सी फॉर्म कौन सी लेके आनी है आपको, ये वाली सब चीजें अपने को कौन बताता है, स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है इसका प्रेजेंट सिंपल का या सिंपल प्रेजेंट का, ये देखिए आप, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव, सिंपल प्रेजेंट का पहला स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ना अपने को, अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इसका अफर्मेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये होता है, पहले तो आप किसको रखोगे, सब्जेक्ट को रखो, सबसे पहले किस में रखना है इसको, सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसके बाद में इसमें क्या लगाते हैं, एस या ई एस। अब ये हर वाक्य में नहीं लगेगा, एस या ई एस हर वाक्य में नहीं लगेगा। ये कब लगेगा, जब अपना सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तभी अपने के साथ में एस या ई एस लगाना है। जैसे राम प्लेज, दे प्ले, तो दे क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ में अपन ने क्या लिख दिया, सीधा प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर राम है तो राम क्या है, सिंगुलर, तो उसके साथ में क्या लगाओगे आप, एस लगाओगे। ठीक है, अभी इसी तरह डू या डज वाला मैटर भी बताया था ना मैंने, सिंगुलर होता तो अपन क्या लिखते हैं, डज, और प्लूरल है सब्जेक्ट तो अपन सीधा डू लिख देंगे। ठीक है, इस वजह से एस या ई एस लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव वाक्यों का। अफर्मेटिव या पॉजिटिव वाक्य क्या होते हैं, जिनमें सकारात्मकता होती है। सकारात्मकता किन में होती है, जैसे मान लो कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है,
तो इसमें क्या है, सकारात्मकता कि मैं स्कूल जाता हूं। अब नकारात्मकता क्या होगी, उसमें आप नॉट का यूज करोगे। नॉट का यूज करोगे तो वाक्य क्या बनेगा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं। और यही बात अगर मेरे को प्रश्नवाचक तरीके से पूछनी है तो मैं क्या पूछूंगा कि क्या आप स्कूल जाते हो, किसी से पूछना हो तो वो होता है इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इन वाक्यों के आधार पर ही इनके स्ट्रक्चर निर्धारित किए गए हैं। तो ये किसका है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का। अब जैसे अफर्मेटिव में चलो अब सब्जेक्ट ले लेते हैं अपन। सब्जेक्ट मान लिया अपन ने हरी, ठीक है, हरी सब्जेक्ट मान लिया। अब वर्ब कोई भी मान लो, प्ले मान लिया वर्ब, ठीक है, सिंग मान लिया आपने, ठीक है, तो हरी सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंग। अब कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, हरी अपना सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे अपन, एस, ठीक है। तो हरी सिंग्स, अब ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सॉन्ग, क्या गाएगा, सॉन्ग, तो हरी सिंग्स ए सॉन्ग। तो ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी हुई, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब अफर्मेटिव को याद रखो, बाकी नेगेटिव कैसे याद करेंगे, इंट्रो कैसे याद करेंगे वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर याद रही होगी और इस प्रकार इसको सेंटेंस में भी अपन ने यूज ले लिया तो समझ में बेटर आई होगा। सब्जेक्ट हरी हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग हो गई, सब्जेक्ट सिंगुलर इस वजह से इसके साथ में एस लगा दिया और ये ऑब्जेक्ट आ गया ए सॉन्ग, ठीक है। इसके बाद अपन लिखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर्स, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये तो याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो किससे आएंगे, वो आएंगे यूजेज से। इनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं उनसे आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब अफर्मेटिव के बाद दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल का पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, नकारात्मकता दर्शानी है। और नकारात्मकता कहाँ होगी, जहां आपके नो, नॉट, नन ऐसे कुछ वर्ड यूज होंगे तभी तो नकारात्मकता दर्शा सकते हैं अपन, नेगेटिविटी। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर वापस लगाओ कि सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले क्या ले लिया अपन ने, सब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है अपने को, देखिए प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है डू या डज। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। तो अब डू या डज लगाओ आप यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू या डज, ठीक। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट नोट नहीं लगा सकते आप, ठीक है। डायरेक्ट इसके साथ में नोट नहीं लगेगा, नोट किसके साथ में लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तभी तो इसको जैसे डोंट, डजंट ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसके साथ में नहीं लगता, किसके साथ में लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है, इसलिए अपन ने क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब आगे लगाओ आप नोट। नोट की पोजीशन कहाँ होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद। नोट की पोजीशन कहाँ होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जहां भी हेल्पिंग वर्ब दिखे उसके तुरंत बाद वर्ब ये नोट लगेगा, ठीक है। तो डू या डज, इसके बाद नोट। अब वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। अब यहां देखिए, यहां अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी हुआ ना तो अब यहां इसके साथ में एस या एस नहीं लगाना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डू के साथ में एस लगा दिया है, ठीक है। आगे सेंटेंस में समझेंगे इसको फिलहाल। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। जैसे मान लो सी, कोई सब्जेक्ट क्या हो गया अपना, सी। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डू या डू डज यूज करेंगे तो डज यूज करेंगे, ठीक है, सी डज। अब आगे क्या है, नोट, तो ये सी प्लस डज प्लस नोट, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात, सी डज प्लस नोट प्लस अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लो सिंग लिख दिया अपन ने, डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सॉन्ग, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। बात आई समझ। तो सी डू या डज में से डज क्यों यूज किया, अपने को पता होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा आगे। और ये वाला पूरा अगर आपको कंसेप्ट ही समझना है तो आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इधर देखिए, सिंग्स नहीं किया अपन ने, इसको साथ में एस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ऑलरेडी एस लगा चुके हैं, तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये वाली बात थी। तो ये वाला सेंटेंस कौन सा था, नेगेटिव का। अब याद रखिए, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डू या डज, ठीक है। अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या बनता है अपना, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है। अब देखिए इसमें चेंज होगा कुछ, जैसे यहां पे क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू या
डज प्लस नॉट था ना, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। अब जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हो, तो एक काम करना पड़ेगा आपको। क्या करना? इसको हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना, मतलब इनका आपस में इंटरचेंज करवाना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आओ और इसको पीछे लेके जाओ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा। अब देखिए, ये तो क्या था, नेगेटिव का था ना, ये नेगेटिव का था, तो इसको आप अगर इंटेरो का बनाना है तो मैं क्या कह रहा हूँ, इंटेरो में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डू या डज को आगे लेके आओ, मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आओ। मान लो ये कोई प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति हैं, प्रश्न पूछना है तो इनको आगे आना पड़ेगा, प्रश्न पूछने के लिए इनको आगे आना पड़ेगा। ये यहाँ क्या यहाँ तो पीछे बैठे हैं, इनको अब क्या आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, डू या डज, देखिए आगे आ गया डू या डज। अब सब्जेक्ट को इसके पीछे ले जाओ, आप आपस में इंटरचेंज किसका करवाना है, अपने सब्जेक्ट का इंटरचेंज और हेल्पिंग वर्ब का आपस में इंटरचेंज करवाना है। तो डू या डज आगे ले आए, सब्जेक्ट पीछे ले जाओ, तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रो है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो था नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर को मैंने कहा था आपस में इन दोनों को इंटरचेंज करवा दो, इसको आगे ले आओ, इसको पीछे ले जाओ। सब्जेक्ट अपना यहाँ आ गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे ये देखिए, आप तीनों बना के दिखाता हूँ मैं। राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो राम प्लेज फुटबॉल, राम क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ में एस लगा दिया, प्लेज फुटबॉल, तो ये क्या है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेगेटिव करेंगे तो राम सिंगुलर है तो डज प्लस नॉट तो डजंट। ठीक है, डजंट भी लिखते हैं इसको, राम डजंट प्ले फुटबॉल। ठीक, अब इंट्रो में बनाना है तो मैंने कहा था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, तो हेल्पिंग वर्ब क्या अपना डज। ठीक, डज आ गया। अब सब्जेक्ट क्या अपना राम, डज राम प्ले फुटबॉल। ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें अब आपने को इंटरचेंज करना है, नेगेटिव में जो सब हेल्पिंग वर्ब पीछे थी उसको आगे ले आओ, इंट्रो में सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, तो यही अपन ने किया है। हेल्पिंग वर्ब को आगे ले गए, राम को पीछे ले गए, सब्जेक्ट को पीछे ले गए, तो डज राम प्ले फुटबॉल, ये क्वेश्चन मार्क बन गया। ठीक है, क्या राम फुटबॉल खेलता है, तो ये वाली बात क्या आ गई, इंटरोगेटिव नेगेटिव की। ठीक है, अब आगे चौथा स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, चौथा बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां समझो आप, मतलब प्रश्न भी पूछना है और उसमें नकारात्मकता भी दर्शानी है, मतलब आपको क्वेश्चन तो पुट आउट करना ही करना है, साथ में आपको क्या करनी है, नेगेटिविटी भी दर्शानी है उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्या बनेगा, सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में मैंने कहा था आपको किसका एक्सचेंज करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आओ, तो सब्जेक्ट ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डज। अब किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का। अब देखिए यहाँ पे पहले अपन यूज किसका कर रहे थे, नोट का, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं होगा, किसके बाद होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा। थर्ड नंबर पे पोजीशन आएगी नोट की। ठीक है, हमेशा थर्ड नंबर पे, जो WH वाले क्वेश्चन होंगे उनमें फोर्थ पे आएगी, बाकी कहाँ आएगी, थर्ड पोजीशन। देख लो आप, उसमें भी देख लो थर्ड पे ही थी और इसमें भी थर्ड पे ही है, तो पहली दूसरी तीसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन किसकी होती है, नेगेटिव सेंटेंस में नोट की होती है। ठीक है, तो पहली दूसरी तीसरी, तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें अपन ने क्या किया है, एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, नोट। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या नोट ऐड किया है, नोट, क्योंकि नेगेटिविटी दर्शानी है, नकारात्मकता दर्शानी है, तो आपको नोट का यूज करना ही पड़ेगा। और नोट की पोजीशन कहाँ होगी, ऑलवेज थर्ड नंबर पे। ठीक है, अगर WH वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, तो अगर इसमें आगे मान लो WH में लगा दूं, तो अब कहाँ हो जाएगी, फोर्थ पे हो जाएगी। WH पहले नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज दूसरे नंबर पे, सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे, नोट चौथे नंबर पे। अगर WH वाला सेंटेंस नहीं है, तो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस दे दो चाहे इंट्रो दे दो, नोट की पोजीशन कहाँ आएगी, थर्ड नंबर पे आएगी। इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नोट का पोजीशन कहाँ रखें। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होती है इसमें नेगेटिव में, और इसमें सब्जेक्ट के बाद होती है। ठीक है, तो अब देखिए आप उसको सेंटेंस को देखते हैं, जैसे
मान लो एक सब्जेक्ट है अपना सीमा, ठीक है। अब सीमा ये तो क्या हो गया, अफर्मेटिव में तो क्या हो जाएगा आगे, लेकिन मैंने कहा अपने को बनाना है क्या, इंट्रो नेगेटिव। तो इंट्रो बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सीमा को तो ले जाओ पीछे और हेल्पिंग वर्ब जो भी है अपनी उसको लेके आओ आगे। अब सीमा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर, ठीक है। तो इसमें क्या यूज होएगा, डज, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी आपके। तो अब किसका यूज होगा, सब्जेक्ट। तो डज सीमा, मान लो एक वर्ब ले लिया अपन ने राइट, डज सीमा राइट, ये तो हो जाएगा आपका इंट्रो, ठीक है। अब मैंने कहा नेगेटिव बनानी है तो इसमें क्या यूज करेंगे, नोट का। डज सीमा राइट ए लेटर, क्या सीमा एक पत्र लिखती है, ठीक है। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो देखो डज, ये अपना सब्जेक्ट, नोट की पोजीशन मैंने कहा था कितने नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, डज सीमा नॉट राइट ए लेटर, क्या सीमा पत्र नहीं लिखती है। तो ये नेगेटिविटी भी हुई ना, इसमें देखो नेगेटिविटी नहीं थी, केवल इंट्रो था, क्या सीमा पत्र लिखती है। इसमें नेगेटिव हुई कि नहीं हुई, क्या सीमा पत्र नहीं लिखती है। नहीं का मतलब ही क्या है, नकारात्मकता। तो नकारात्मकता भी दर्शाई गई और इसमें क्वेश्चन भी पुटअप हुआ। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंट्रो नेगेटिव, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वाली स्ट्रक्चर भी समझ में आई होगी। अब इसके साथ में ही अपन WH वाले लिख लेते हैं, ठीक है। WH वाला भी इसी के साथ में कर लेते हैं, ठीक है। इनको साथ साथ आप लिखते जाना, मेरा वादा है आपको टेंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और आगे जो यूजेज पढ़ेंगे वो बहुत ही ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो आने हैं वो यूज में से ही आने हैं, ना कि आपके स्ट्रक्चर में से। अब देखिए मैं पांचवा अगर इसका बना सकूं तो वो बनाऊंगा मैं WH इंटरोगेटिव। क्या बना दूंगा, WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव क्या होते हैं, जो वाक्य या जो पर्सन WH से शुरू होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, WH इंटरोगेटिव, ठीक है। मतलब इनमें हमेशा पहले पोजीशन किसकी आएगी, WH की आएगी, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आएगी। देखिए अगर WH से क्वेश्चन बनता है तो WH की पोजीशन हमेशा सबसे पहली पोजीशन पाएगी। तो देखिए स्ट्रक्चर अगर इसका मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, वही इंट्रो के आगे WH लगाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पोजीशन मैंने कहा था WH वर्ड की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डू या डज, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब यही है। तो WH प्लस डू या डज। अब किसकी पोजीशन थी, सब्जेक्ट की, ठीक है। तो सब्जेक्ट की पोजीशन आ गई, WH डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको यहां से हटाओ एक बार और यहां से गौर से देखो, ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है, प्रेजेंट सिंपल का इंटेरो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इंटेरो स्ट्रक्चर में मैंने ये जोड़ दिया WH वर्ड, तो अब ये WH आगे पोजीशन आने से ये क्या बन गया, WH इंटरोगेटिव बन गया, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे वाई डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क है। वाई डज सी सिंग ए सॉन्ग, वह गाना क्यों गाती है, वह गाना क्यों गाती है। तो देखिए क्यों वाला बात आएगी नहीं आई। WH का मतलब क्या होता है, जो ये जैसे वाई है, हाउ है, व्हेन है, ये वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको बोलते हैं WH वर्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इनसे क्वेश्चन शुरू होता है वो कौन सा है, WH वाला। तो WH की पोजीशन सबसे पहले, तो वह गाना क्यों गाती है। तो उम्मीद है आपको ये वाली चीज समझ में आएगी। अब देखिए इसी में अगर अपने को WH इंट्रो नेगेटिव बनाना है, ठीक है, WH से क्वेश्चन शुरू करना है और उसमें नेगेटिविटी दर्शानी है। तो मैंने क्या कहा था, नोट की पोजीशन कौन से नंबर पे आती है, 4th नंबर पे। कहाँ आ जाएगी, पहली, दूसरी, तीसरी और ये वाली जो चौथी पोजीशन होती है, यहाँ पे किसकी यूज हो जाएगा, नोट का यूज हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे वापस इसमें बनाना है तो क्या बनाऊंगा मैं, वाई डज सी। देखिए 1 2 3। अब इसमें मैंने कहा था अपवाद की केवल चौथे पोजीशन में कब आएगी, जब आपने WH वर्ड यूज कर लिया। अदरवाइज आपका नोट का पोजीशन कहाँ होता है, 3 नंबर पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, वाई डज सी। अब चौथे पोजीशन पे इसका यूज कर लो, नोट का, वाई डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये क्वेश्चन मार्क, वह गाना क्यों नहीं गाती है, ठीक है, वह गाना क्यों नहीं गाती है। तो ये वाले की स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, WH इंट्रो नेगेटिव की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। WH इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव पढ़ा था अपन ने। तो ये देखिए अगर मैं WH को मिटा दूं तो ये वाली स्ट्रक्चर किसकी है, ये WH को मिटा दूं तो डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो डू या डज में से डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया प्लस नोट आ गया,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी और समझ में भी आई है। अब आगे जो भी पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल के यूज, कि इसका यूज कहाँ होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब ये स्ट्रक्चर आप याद रख लो, बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर को वापस एक ही पेज पे बनाना है तो मैं लिख देता हूँ, भले अगर आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या था? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है प्रेजेंट सिंपल में? प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखना अपने को डू या डज। ठीक है, और इनको डिटेल में अगर पढ़ना है आपको तो वर्ब वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो मैंने इस पे अपलोड किया हुआ है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इधर देखिए, मैंने कहा था थर्ड पोजीशन पे आता है नॉट हमेशा, चाहे नेगेटिव में देख लो, चाहे पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है नॉट। अब इंट्रो में देखते हैं, इंट्रोगेटिव का क्या था? मैंने कहा था इसका एक्सचेंज कर लो, डू या डज को आगे ले जाओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ। तो डू या डज आगे आगे, इसके बाद ले लिया अपने सब्जेक्ट की पोजीशन, डू या डज के बाद में किसकी पोजीशन आ गई? सब्जेक्ट की। ठीक है, डज सी, अब आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने को क्वेश्चन पूछना है तो डू या डज को आगे लेके आओ, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाओ। ये वाला स्ट्रक्चर किसका था? इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रो नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है अपने को, तो क्या बनाएंगे? डू या डज, वापस इंट्रो में है तो आगे आना पड़ेगी इसको, हेल्पिंग वर्ब को, डज प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने कहा था कंफ्यूज नहीं ही होना है। जो नोट की पोजीशन है वो कौन सा नंबर पे आएगी? 3 नंबर पे। तो अब इसके बाद किसकी पोजीशन आएगी? नोट की पोजीशन आएगी। ठीक है, ये देखिए आप तीसरे नंबर पे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। और WH लगेगा तो इनके आगे भी WH लगा दो, इसके आगे WH लगा दो। तो WH लगाने से देखिए पोजीशन कहाँ पहुंच जाएगी? चौथे नंबर पे। ठीक है, WH नेगेटिव में पोजीशन कहाँ जाएगी? चौथे नंबर पे। यहाँ पे अगर मैं WH लगाता हूँ, पहले WH, फिर दूसरी पोजीशन इसकी, फिर तीसरी इसकी, चौथी इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको एक बार आप वापस देखें, रिवाइज करें, इसके बाद जब अपन यूजेज पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।